नमस्कार, लोकतंत्र में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 तलाक और फतवे पर बड़ी टिप्पणी को सार्वजनिक किया, जिसमें अपने पुराने आदेश यानी संविधान से ऊपर पर्सनल लॉ नहीं है उसी को दोहराते हुए कुछ नए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पति द्वारा पत्नी को 3 तलाक दिए जाने के बाद दर्ज दहेज उत्पीड़न के मुकदमे को भी निस्तारित करते हुए तलाक के बाद भी मुकदमा दर्ज कराना सही माना, जबकि इसी मामले में फतवे के अस्तित्व को नहीं माना। अब भविष्य में 3 तलाक के बाद भी शौहर पर कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। यहां तक कि फतवे का भी कानूनी मापदंडों पर असर शून्य सलीका होगा। कानूनी शब्दों में कहा जाए तो ऐसे में 3 तलाक का कोई कानूनी वजूद नहीं होगा, क्योंकि अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक संरचना के हिसाब से शौहर 3 बार तलाक बोलकर पत्नी को नहीं छोड़ सकता। लेकिन जब कानूनी प्रक्रिया की बात आएगी तो इंडियन पिनल कोड की धाराओं में उसको जकड़ा जा सकेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी साफ कर दिया कि लिंग के आधार पर मूल और मानवाधिकार को नहीं छीना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने 3 तलाक के मामले पर 11 मई को सुनवाई होनी है, लेकिन आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के सार्वजनिक हुए फैसले ने दलीलों के लिए एक दिशा भी तय कर दी है। एक रिपोर्ट आप देखिए, अपने मेहमानों से फिर समझेंगे कि आखिरकार इस दलील की दिशा क्या निर्धारित हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 तलाक के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि कोई भी पर्सनल लॉ संविधान से ऊपर नहीं बल्कि संवैधानिक दायरे में ही लागू हो सकता है। हाईकोर्ट ने 3 तलाक को संविधान में दिए समानता के मूल अधिकारों का उल्लंघन करार दिया। हाईकोर्ट ने व्यवस्था वाराणसी में 3 तलाक के मामले में दहेज प्रताड़ना केस की सुनवाई करते हुए दी। साथ ही कहा कि जहां महिलाओं का सम्मान नहीं, वह समाज कभी सभ्य नहीं हो सकता और कोई भी पति ऐसे तरीके से तलाक नहीं दे सकता जिससे समानता और जीवन के मूल अधिकारों का हनन होता हो। साथ ही कोर्ट ने 3 तलाक के विक्टिम वाराणसी की सोमालिया के पति अकील जमील के खिलाफ दर्ज दहेज प्रताड़ना केस को रद्द करने से भी इनकार कर दिया। कोर्ट ने एसीजेएम वाराणसी के समन आदेश को सही करार देते हुए कहा, प्रथम दृष्टया आपराधिक केस बनता है, फतवे को कानूनी बल नहीं मिला, इसलिए इसे जबरन थोपा नहीं जा सकता। अगर इसे कोई लागू करता है तो यह अवैध है, फतवे का कोई वैधानिक आधार भी नहीं। कोर्ट ने कहा कि अगर आप पत्नी के मूल अधिकार हैं कि उसको जीवन जीने का हक है और उसको गुजारा भत्ता पाने का हक है और तमाम अधिकार हैं, तो केवल पर्सनल लॉ के आधार पर या फतवे के आधार पर उसके पर्सनल अधिकारों को, मूल अधिकारों को आप हनन नहीं कर सकते। न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी ने अपने काफ़ी लंबे फैसले में कई पॉइंट्स डील करते हुए सब कानूनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। हालांकि कुछ वक्त पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना वलीम रहमानी का भी एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था, बोर्ड का मानना है कि 3 तलाक औरतों को मुश्किलों से बचाने के लिए है। हम दूसरे मजहब में दखल नहीं करते तो दूसरा मजहब भी हमारे मामले में दखल ना दे। तलाक का मामला शरीयत के हिसाब से ही रहेगा। जब कोर्ट का फैसला आएगा तब हम उसे देखेंगे। पिछले काफी वक्त से 3 तलाक को लेकर बहस जारी है। राजनीतिक हलकों से लेकर धर्मगुरु सहित आम लोग भी इस चर्चा का हिस्सा है। एक बड़ा तबका 3 तलाक को मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के हनन के रूप में देखता है, तो वहीं एक तबका इसे सही मानता है। अब चूंकि कोर्ट के भी स्पष्ट निर्देश सामने आ गए हैं, तो देखना होगा कि पर्सनल बोर्ड इस बारे में क्या रुख रखता है। अनंत त्यागी, एपीएन। रिपोर्ट आपने देखी। कुछ खास मेहमान हम तो जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे कराते हैं। हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से मौजूद हैं श्री बालेश्वर त्यागी जी, आप नेता हैं बीजेपी से। हमारे साथ अजय कुमार हैं, वरिष्ठ पत्रकार। केसी जैन हमारे साथ हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी से। और यासूब अब्बास साहब हमारे साथ हैं, मुस्लिम धर्मगुरु। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। यासूब साहब, शुरुआत मैं आप ही से करूंगा कि कैसे देखते हैं इस टिप्पणी को जो सार्वजनिक किया गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से। देखिए, मामला जहां तक के मैं समझता हूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है, मैं कोर्ट के फैसले के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं जी। और मामला जो लोग ये कह रहे हैं कि 3 तलाक को लेके मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, तो सवाल ये है कि आपने ऐसा कानून क्यों बनाया कि आपके घर की बहू बेटी जा रही है कोर्ट के दरवाजे के ऊपर, मोदी जी के दरवाजे पर जा रही है, योगी जी के दरवाजे के ऊपर जा रही है, अपनी गुहार लगा रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, जिले की न्यायालय के अंदर जा रहे हैं वो लोग जी। तो सवाल है कि आपने ऐसा जब कानून बनाया तो उसके बाद में कोर्ट ने एक फैसला दिया या अदालत ने एक कमेंट्स किया या उस सरकारों ने अपना फैसला दिया जी। तो सरकारें जो फैसला देती है, तो सवाल है जब आप गए तभी तो फैसला दिया, तो जो भी कोर्ट का फैसला है उसका सम्मान करना चाहिए। मगर जहां तक के पर्सनल लॉ की बात है जी, पर्सनल लॉ के अंदर ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड ये चाहता है
कि इसके अंदर हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो हमारे पर्सनल लॉ है उसके अंदर हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं होगा, मगर हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। सर, आपने ये कहा कि कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन जो पर्सनल चीजें हैं उनके ऊपर हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 3 तलाक के अगर सिर्फ इसी कंसर्न में हम लोग बात करते हैं तो उसी परिप्रेक्ष्य में क्या गलत कहा है कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो ऐसे पर्सनल लॉ को संविधान के हिसाब से ही काम करना होगा। भाई देखिए, जहां तक करण जी मैं समझता हूं कि कोर्ट का जो ट्रिपल तलाक का मामला है, 3 तलाक का मामला है, उसकी लड़ाई को भी हम लोग लड़ रहे हैं। और हम लोग इसके अंदर शिया और सुन्नी की बात नहीं है, हम इंसानियत के नाते मुसलमान औरतों के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि सती प्रथा की तरह एक ऐसा सख्त कानून बनना चाहिए कि जिससे कोई भी मर्द तलाक देने की सोच भी न सके। एक मजलिस में, एक सिटिंग में 3 दफा तलाक से तलाक वाक़ई नहीं होती है। मैं आपके चैनल के हवाले से मुस्लिम उलमा से ये पूछना चाहता हूँ, क्या प्रॉफिट ऑफ इस्लाम की 23 साल की तबलीगी ज़िंदगी है? क्या प्रॉफिट ऑफ इस्लाम की 23 साल की तबलीगी ज़िंदगी में एक दफ़ा भी एक मजलिस में तलाक से तलाक वाक़ई हुई? जब तलाक वाक़ई नहीं हुई तो फिर ये क्या है? असल में ये कुछ शख्सियतों की मोहब्बतें हैं जिनको ये कलेजों से लगाए हुए हैं और ये छोड़ना नहीं चाहते। इनके लिए अनंत जी इस्लाम अहम नहीं है, इनके लिए धर्म और मजहब अहम नहीं है, इनके लिए वो कैरेक्टर अहम है, वो शख्सियत अहम है। हाँ। जिस कैरेक्टर ने एक मजलिस में 3 तलाक को जायज किया। ठीक है सर, वापस लौटूंगा आपके पास। अजय जी, आपकी क्या टिप्पणी है इसी चीज के ऊपर जो आज टिप्पणी सामने आई है इलाहाबाद हाई कोर्ट से? आनंद, देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी पर्सनल लॉ देश के संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। रीत रिवाज हो सकते हैं, शादी ब्याह के एक रीत रिवाज हो सकते हैं, इसी तरीके से 3 बार तलाक, हर महीने में, 1 महीने में तलाक, दूसरे महीने में तलाक, 3 बार तलाक कह देने से ही कोई संबंध विच्छेद की बात हो जाए, ये कहीं भी संवैधानिक नहीं है। तो अगर इस देश में रहना है तो संविधान के तहत चलना, कोई भी कानून, कोई भी पर्सनल लॉ संविधान। और यही बात आज हाई कोर्ट ने कह दी। 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की बेंच की संवैधानिक पीठ की बैठक है और वो भी नहीं, मुझे लगता है जो आसार है, और अभी हमारे मुस्लिम धर्म गुरु ने भी ये कहा है कि हमें संविधान का कोई ऊपर नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने भी स्वीकार की है कि कुछ लोग अपनी दुकानदारी चलाने के लिए, मजहबी दुकानदारी चलाने के लिए इसको जो है तूल देते रहते हैं। सब चीज है, इस तरह महिलाओं के भी अपने अधिकार है, बच्चों के अधिकार है, इंसानों पुरुषों के अधिकार है, मानव अधिकार है। तो उससे बढ़ करके कोई भी मजहब, कोई भी धर्म, कोई भी वो अपने आधार पर कोई कानून। ठीक है, देखिए सर, वापस लौटूंगा जी आपके पास। हमारे साथ जफरयाब गिलानी जुड़ चुके हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से हैं। सर जफरयाब साहब, फतवे के ऊपर, 3 तलाक के ऊपर और पर्सनल बोर्ड के ऊपर जो टिप्पणी आई है हाई कोर्ट की, क्या कहेंगे उस बारे में आप? तो शायद उनसे हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन बालेश्वर जी आपके पास में आऊंगा कि एक बेहतर दिशा क्या तय हुई है इस टिप्पणी के बाद? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी दिशा में बहस चली है और जैसा अभी कहा गया 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर सुनवाई होने वाली है। हाई कोर्ट ने जो आज कहा है, बिल्कुल पहले से भी ये बात है कि देश तो संविधान से ही चलेगा और कोई भी परंपरा, कोई भी निजी कानून संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। इसीलिए जो महिलाओं के अधिकार हैं संविधान के अंदर, उन अधिकारों का संरक्षण करना अदालत का काम है। और ये ट्रिपल तलाक का जो मामला है वो शुद्ध रूप से महिलाओं के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है और इसी अन्याय के खिलाफ बहुत सारी महिलाएं एक छोटी सी टिप्पणी यासु अब्बास आपके पास में आऊंगा कि आपने कहा कि भाई पर्सनल लॉ में किसी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं होगा। ऊपर क्या है, क्या प्रायोरिटी पे, पर्सनल लॉ या संविधान? संविधान के तहत के पर्सनल लॉ को काम नहीं करना चाहिए? नहीं, देखिए, संविधान, हमारा भारत का संविधान भी अहम है और हमारे धार्मिक चीजों के लिए पर्सनल लॉ भी अहम है। मगर हम ये नहीं चाहते हैं कि हम भारत के संविधान को कोई ऐसा काम करें कि जिसके अंदर हमारी वजह से भारत के संविधान पर कोई फर्क आए। क्योंकि हम ये कहते हैं, हमारे प्रॉफिट ने ये कहा है कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का जुज है।
हमारे लिए वतन पहले है, हमारे लिए संविधान पहले है। हाँ। मगर ऐसा भी ना हो कि जो लोग कहते हैं कि धर्म पहले है, मजहब पहले है और वतन बाद में है, तो ये ढोल के अंदर खोल है। और जहां तक के ट्रिपल तलाक की बात है नंद जी, ट्रिपल तलाक के मसले के ऊपर ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड का पूरी तरीके से मकसद वादे है और हमने 2007 में अपने मुंबई के अधिवेशन में अपना मॉडल निकाहनामा ला के हमने पेश कर दिया और अभी हमने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जिम्मेदारों को अपना मॉडल निकाहनामा ले आपके मुताबिक पहले क्या है, पर्सनल लॉ या संविधान? देखिए, पर्सनल लॉ भी है और संविधान भी है जी। हम दोनों की कदर करते, दोनों की इज्जत करते हैं। सर सीधा जवाब, भारत का सीधा जवाब सर नहीं है यासुब अब्बास और जिस मुल्क में रहो जी। वापस मैं लौटूंगा सर आपके पास। जफरयाब गिलानी हम जुड़ जिस चुके हैं मुल्क फोन में लाइन के रहो। जरिए। गिलानी साहब क्या कहेंगे इस टिप्पणी के बारे में जो हाई कोर्ट ने की है अभी? वापस शायद उनसे हमें संपर्क हो नहीं पा रहा है। वापस यासुब अब्बास साहब आपके पास मैं आऊंगा कि पहले क्या है, सिर्फ इतना उत्तर बता दीजिए कि पहले संविधान है कि पहले पर्सनल लॉ है? अक्षय जी, भारत का संविधान भी बहुत जरूरी है और हम जिस मुल्क में रहते हैं हमारे यहाँ संविधान पहले है। संविधान से ऊपर कोई चीज नहीं है जी। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। हाँ। और हमारे धर्म और हमारे मजहब ने बताया है जी। कि भारत का संविधान जो भी है, जिस मुल्क में रहो वहाँ के संविधान को तुम फॉलो करो, वहाँ के संविधान को देखो, मगर शरीयत के दायरे के अंदर रहते हुए। देखिए, शरीयत के दायरे के अंदर रहते हुए हम शरीयत के दायरे के अंदर रह के संविधान का मजाक उड़ाएं, ये बात गलत है। 3 तलाक गलत है, मैं खुल के उसका विरोध कर रहा हूं, मगर मैं ये कहूं कि नहीं, आप कॉमन सिविल कोड का मामला ले आइए और कहिए कि उसको पर भी हिमायत कीजिए, तो उसको पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ है। ठीक है, ये हमारा खुला हुआ स्टैंड है। जरूरत क्या है, अलग अपने पर्सनल कानून की जरूरत क्या है? क्या देश का संविधान काफी नहीं इंसाफ दिलाने के लिए हर चीज में? देखिए, देश का संविधान बहुत जरूरी है और देश के संविधान से ही देश चल रहा है। मैं तो खुद उन मौलवियों को कहता हूं कि ऐसी एक कमेटी बनना चाहिए कि ये मौलवी जो अपना पैरेलल एक अपना संविधान चला रहे हैं, मैं खुद उसके खिलाफ हूं। मैं खुद उसके खिलाफ अक्षय जी आवाज उठाता रहता हूं। सर आप भी तो उसी का सपोर्ट कर रहे हैं ना? और मैं खुद ये बात, यासुब अब्बास साहब आप भी तो सपोर्ट कर रहे हैं। मैं खुद ये बात कहा करता हूं, सपोर्ट की बात नहीं है। देखिए, इसके अंदर सपोर्ट की बात नहीं है, बात ट्रिपल तलाक की हो रही है और बात हो रही है संविधान की जी। संविधान हमारे भारत का सबसे ऊपर है, इसमें कोई शक नहीं है। सर बात पर्सनल लॉ की भी हो रही है। मगर जब पर्सनल लॉ की बात है, जो कोर्ट ने टिप्पणी की है, मैं कोर्ट की टिप्पणी पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, मगर मैं माननीय न्यायालय से ये कहना चाहता हूँ, जो चीज गलत है उससे गलत कहिए। ट्रिपल तलाक गलत है, उससे गलत कहिए, आप पूरे पर्सनल लॉ को गलत नहीं कह सकते। ठीक है, केसी जैन साहब आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं। हम बैठे, हम पर्सनल यासुब अब्बास साहब कह रहे हैं और जो हाई कोर्ट की टिप्पणी है। जी अनंत जी, देखिए अनंत जी, यासुब अब्बास साहब बहुत ही सुलझे हुए मौलाना साहब हैं और तमाम जगहों पे ये इराक ईरान तमाम जगहों पे जाते हैं और मजलिसों को बाकायदा ये इंतखाब करते हैं, वहाँ पे अपनी बात को रखते हैं। और कई बार इस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो चीज़ें हैं उनमें से ट्रिपल तलाक पे हम लोग कई बार चर्चा भी किए, पर्सनल चर्चा भी की है और टीवी डिबेट में भी हम लोग बैठे। तो जो कोर्ट ने आज जो टिप्पणी की है जी, तो कोर्ट को ये टिप्पणी करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये देखना पड़ेगा। और ये स्थिति देखिए, आप जो बार बार सवाल कर रहे हैं कि संविधान ऊपर है या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऊपर है, तो देखिए संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, ना कि महिलाओं के उत्पीड़न का अधिकार जी। तो जब संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, हमारे मूल अधिकारों में से, और सब लोग अपने अपने धर्म का पालन करें, लेकिन धर्म की आड़ में उसी धर्म में मानवाधिकारों का उल्लंघन ना हो, मूल अधिकारों का उल्लंघन ना हो। मौलाना अंसार आजम तक जुड़ चुके हैं, और महिलाओं को अलग, पुरुषों को अलग बांट दे, अधिकारों को बांट दे। हमारे साथ मौलाना अंसार रजा है फोन लाइन पर, आप सदस्य हैं और इन्हें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। अंसार रजा साहब क्या कहेंगे इस बारे में, क्या जो टिप्पणी की है वो जायज नहीं है? देखिए, पहली बात तो मैं एक बात बताता हूँ कि मेरा पर्सनल लॉ बोर्ड से कोई लेना देना नहीं। मैं गरीब नवाज फाउंडेशन का चेयरमैन हूँ जी, उस लिहाज पे मैं बात। ठीक है सर, है ना। माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, उनका फैसला सराहों पर, या जो टिप्पणी आई है उसका फैसला सराहों पर की मैंने,
पूरा फैसला देखा नहीं है। मैं अभी क्योंकि लखनऊ के रास्ते पर हूँ, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ मैं जी, और मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर है कि कोर्ट का फैसला आया भी हम लोग मंथन करेंगे उस बात पर, देखा जाएगा कि आखिर कोर्ट ने भी ये कहा है कि पर्सनल लॉ बाद में है, संविधान पहले है जी, इसमें कोई शक नहीं कि हम संविधान को भी मानते हैं, अपने पर्सनल लॉ को भी मानते हैं जी, और उसी पर्सनल लॉ ने हमको सिखाया है कि संविधान पर अमल कैसे करना है। जी, हमारे यहाँ इस्लाम में ये बताया गया है और आपसे 14.5 साल पहले हमारे पैगंबर प्रॉफेट मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, हिंदुस्तान वो मुल्क है जिससे वफा की खुशबू आती है, जिस मुल्क में रहो उससे मोहब्बत करके रहो। तो हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, ठीक है ना। अब जहाँ तक कोर्ट का फैसला आया है, अभी हम लोग देखेंगे कि आखिर क्या मकसद था। सर मैं आपको बता देता हूं मकसद क्या था। ट्रिपल तलाक से जुड़ा हुआ मामला था, उसी पर यह टिप्पणी की गई है। कोर्ट ने कहा है कि संविधान से ऊपर पर्सनल लॉ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि पर्सनल लॉ के नाम पर मुस्लिम महिलाओं को मिले आर्टिकल 14, 15 और 21 के तहत मूल अधिकारों का वायलेशन भी हुआ है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि कैसे समानता और जीवन के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि फतवा ऐसा कोई मान्य नहीं जो कि न्याय व्यवस्था के खिलाफ हो। ये तमाम चीजें हैं जो टिप्पणी की है कोर्ट ने। सर देखिए आनंद साहब, फतवा एक ओपिनियन होता है, एक मशवरा होता है, एक राय होती है जी। फतवा कोई आदेश नहीं है कि जो ऊपर से नाज़िल कर दिया जाए। हमारे यहाँ तो जिस तरह से सवाल किया जाता है उस हिसाब से जवाब दिया जाता है। अब माननीय कोर्ट के सामने क्या चीज रखी गई है, इस तरह का फैसला माननीय कोर्ट ने दिया है। वरना आज हम आपको 50 उदाहरण ऐसे दे दें कि 50 लड़कियां इस इंतजार में बैठी है कि हमारा शौहर कब तलाक दे दे, हम अपने घर चले जाएं। जी, उस पर भी गौर करना चाहिए ना। हाँ। एक ही पहलू मत देखिए साहब, औरत के साथ जुल्म हो रहा है। हाँ। उन मर्दों को भी जाना चाहिए ना कोर्ट में जिनके साथ जुल्म हुआ है। जी। ये जरूर नहीं कि जितनी औरतें नहीं है सब मजलूम ही है। ये भी हो सकता है कि शौहरों पे जुल्म कर करके उन्होंने तलाक ली हो। जी, ये भी तो हो सकता है ना। चलिए सर, खूबसूरत दलील थी आपकी ये। यासूब अब्बास साहब क्या कहेंगे अंसार रजा साहब की दलील के ऊपर? अंसार रजा की आवाज चेक कर रही थी। अनंत जी, आप उनकी पूरी बात सुना दीजिए। सर उनका कहना यह है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं के ऊपर जुल्म होता है, हमें दूसरा पक्ष भी देखना चाहिए। महिलाएं भी जुल्म करती हैं और वैसे ही उसको संरक्षित करता है। फिर भाई अनंत जी, अगर से महिलाओं पर जुल्म हो रहा है, महिलाएं कोर्ट के दरवाजे पर जा रही है, कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही हैं। जिन मर्दों के पास जुल्म हो रहा है वो मर्द घर में जो छुपे बैठे हुए हैं जी, वो भी जाएं, जाके औरतों के खिलाफ अपील करें। जी, दरवाजे सबके खुले हुए हैं। जी, अंसार रजा साहब के ऊपर अगर जुल्म हुआ है तो अंसार रजा साहब जाके जी, कानून का दरवाजा खटखटाएं। जी, आके प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी से आके मिले, उनके ऊपर अगर से जुल्म किया गया है। जी, ठीक है। अजय कुमार जी, आपके पास मैं आऊंगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दलील दी है। इसमें कहा गया कि 3 तलाक जो है वो महिलाओं को मुश्किलों से बचाने के लिए है। क्या दलील आज के परिप्रेक्ष्य में जो स्थितियां सामने आ रही हैं उसमें जायज माना जा सकता है इसको? नहीं, निश्चित रूप से महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। हर धर्म ये कहता है महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, उनके हक हकूक के इज्जत की जानी चाहिए। आज जो हाईकोर्ट ने किया वो यही कहा है कि साहब 3 तलाक जायज नहीं है, क्योंकि आप 3 तलाक कह दें और 3 तलाक के बाद उसको परेशानी हो तो महिलाओं के हक में ये निर्णय है। और महिलाओं के लिए जो किया जा रहा है, इस तरह की बातें आ रही हैं। अब महिला हिंसा के लिए कानून बना हुआ है, संविधान में तमाम कानून बने हुए हैं और सीआरपीसी की धारा 125 के तहत सारे संविधान मतलब सारे कानून महिलाओं के लिए सुरक्षित है। इसलिए केवल ये कि हम तलाक दे दें। और अभी एक टिप्पणी आई है कि बहुत से पुरुष भी अपने महिलाओं से पीड़ित हैं। जी, तो अगर वो है तो पुरुष को भी इस बात का अधिकार है, वो जाए अपनी पत्नी के खिलाफ अदालत में जाए इसमें। लेकिन कोई पर्सनल लॉ, किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत कानून संविधान के कानून से ऊपर नहीं है। इस देश का अपना संविधान है और संविधान में हर एक को बराबर के अधिकार दिए गए। महिलाओं के अधिकार अलग है, बाल कानून अलग है, बाल संरक्षण अलग है और मजदूर अधिनियम अलग है। सारी चीजें, हर चीजों के लिए संविधान में व्याख्या है और मानव अधिकार अलग बना हुआ है। तो अगर इस तरह की चीजें हैं तो केवल इसके लिए एक पर्सनल लॉ का सहारा ले, बल्कि संविधान में और जो हक हकूक है, जो भी कानून है, जो भी नियम है, नियमावली है, उनके तहत चलता है। आज हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा है, इलाहाबाद ने कहा है, लेकिन 11 तारीख को
जब ये संवैधानिक पीठ होगी इसका भी निर्णय मुझे लगता है इसी आधार पर आएगा, क्योंकि शाहबानो का भी केस हुआ था जिसको लेकर के काफी वो हुआ। अब उस विस्तार पे तो नहीं जाना है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या हिंदू कानून या कुछ, देखिए पूजा के अलग अलग वो हो सकते हैं, रीत रिवाज हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि पूजा हम करेंगे तो इस धर्म से करेंगे, इस पद्धति से करेंगे, ऐसा कोई अधिकार नहीं। ठीक है अजय जी, शादी ब्याह में तमाम। ठीक है अजय जी, वापस लौटूंगा आपके पास। इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता कमलाकर त्रिपाठी जुड़ चुके हैं चर्चा में। सर स्वागत आपका। कैसे देखते हैं त्रिपाठी जी इस टिप्पणी को आप, कि क्या जो अभी यासूब साहब कहते हैं कि भाई आप संविधान के तहत आप कुछ करते हैं ठीक है, लेकिन अगर वो पर्सनल लॉ के ऊपर कुछ कहा जाता है तो हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन अगर किसी जो मूल अधिकारों को संरक्षित करने के लिए हस्तक्षेप किया जाता है तो क्या वो गलत है? देखिए, कोई भी देश में कानूनी प्रक्रिया है और जुडिशरी जो है वो लॉ इंटरप्रिटिंग अथॉरिटी है, लेजिस्लेचर जो है वो लॉ मेकिंग अथॉरिटी है। जिस समय हमारे संविधान निर्माताओं ने हिंदू लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, इन सब को संविधान में इनकॉर्पोरेट किया तो ये मान के किया कि जो व्यक्तिगत मसले हैं, क्योंकि शादी, विवाह, तलाक जी ये व्यक्तिगत मसले होते हैं। आपको इस तरह की नजीरें भी मिलेंगी, चूंकि मैं कोर्ट से भी संबंधित हूं, एडवोकेट हूं, इसलिए ये बता सकता हूं मैं आपको कि हिंदुओं में भी जैसे पंचायतों में अगर तलाक दे दिया गया तो अदालत उसको वैलिड मानती है, उसको अदालत चैलेंज नहीं करती। उसी तरह से तमाम रीति रिवाज, परंपराएं हैं जो कि ये मान के चला गया कि ये व्यक्तिगत है। अब उसी तरह से जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो उसकी परिधि में पर्सनल लॉ भी आता है। आप कोई मुस्लिम महिला पे अगर अत्याचार हो रहा है तो वो बाकायदा कोर्ट का सहारा ले सकती है और लेती हैं, और उनके शौहरों पर जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लागू होता है। तो क्योंकि दैट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। लेकिन अभी तक ये मानना जा रहा है कि तलाक जो है, चाहे वो शादी हो या तलाक हो, अब किसी भी चीज का दुरुपयोग अगर हो रहा है, जैसे 3 तलाक का विभिन्न तरीकों में 3 तलाक जो व्हाट्सएप और कुरियर के जरिए अगर तलाक दे दिया जाता है तो क्या मैं क्या कह रहा हूं, उसी पे तो आ रहा हूं आनंद भाई, कि कुरान शरीफ में, कुरान पाक में ये लिखा हुआ है उसके 16वें सूरे में कि आप एक मजलिस में दिया गया 3 तलाक मान्य नहीं होगा, उसके लिए 3 अलग अलग मजलिसों में तलाक होना चाहिए। वो इसलिए रखा गया कि कोई भी एक रिश्ता, क्योंकि कोई भी धर्म जोड़ने की बात करता है, तोड़ने की बात नहीं करता है। तो बेसिकली किसी को भी ये मौका दिया जाना चाहिए कि वो अगर किसी एक मानसिक स्थिति में, गुस्से में किसी चीज में तलाक कह रहा है तो उसको वो चीज फिर से सोच करके ये करना चाहिए कि ये हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद आनंद भाई, मैं ये मानता हूं कि अगर लॉ इंटरप्रेटिंग अथॉरिटी जुडिशरी, अभी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठ रही है, 11 तारीख को वो अपना फैसला देगी, तो वो जो फैसला देगी वो सारे लोगों को मान्य है, उसमें कोई इफ एंड बट जैसी चीज नहीं होती है, क्योंकि above all we are a society governed by rule of law। ठीक है सर, इसी बीच यासूब साहब, मैं समझना चाहूंगा आपसे कि जब, जैसा कि जो जिक्र किया कमलाकर जी ने अभी कि कुरान शरीफ में कहा गया कि एक बार में आप 3 तलाक नहीं दे सकते, उसके बावजूद भी फिर क्यों ऐसा अपभ्रंश रूप समाज के अंदर रहता है कि एक बार में व्हाट्सएप के जरिए तलाक दे दिया जाता है, फोन करके तलाक दे दिया जाता है? देखिए आनंद जी, मजहब को तमाशा बना के रख दिया है इन मुल्ला और मौलवियों ने। पहले ये तय कीजिए कि प्रॉफिट ऑफ इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब का मजहब चलेगा या इन मुल्ला और मौलवियों का धर्म और मजहब चलेगा। पहले ये तय होना चाहिए है कि धर्म और मजहब किसका चलेगा, मुल्ला मौलवी का धर्म मजहब चलेगा या प्रॉफिट ऑफ इस्लाम का चलेगा। प्रॉफिट ऑफ इस्लाम की 23 साल की जो तबलीगी जिंदगी है, प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ने कि पूरी जिंदगी में एक मजलिस में 3 तलाक से कोई तलाक वाक़ई नहीं हुई। जब तलाक वाक़ई नहीं हुई तो आप इनसे पूछिए कि ये एक मजलिस में 3 तलाक कहाँ से आई, एक मजलिस में 3 तलाक को किसने जायज़ किया,
आज इसको खत्म करने में इस्लाम पर कौन सी आफत आई जा रही है? जब इस्लाम ने औरत को मर्द के बराबर दर्जा दिया है, जी, जब इस्लाम ने ये कहा है कि हमने औरत को मर्द के बराबर दर्जा दिया है, और रसूल इस्लाम ने बेटी को यहाँ तक की इज्जत दी है कि अल्लाह का रसूल बेटी की ताजीम के लिए खड़ा हो जाता था। इस्लाम बेटी को इस तरीके तो की इज्जत दे रहा है। लोगों के मुल्ला और बीच मौलवी इसको लेकर उसके के सर के जागरूकता क्यों ऊपर नहीं है? लोग क्यों नहीं तलाक जानते? की लोग तलवार क्यों नहीं लटकाए समझते हुए हैं? नियम कानून? भाई लोग नहीं समझ रहे हैं तो उसका जिम्मेदारी है कि आज इस्लाम बदनाम हो रहा है। आज इलेक्ट्रॉनिक टीवी चैनल्स पर डिबेट हो रही है, आज प्रिंट मीडिया के अंदर आ रहा है। तो ये किसकी वजह से आ रहा है? एक तरफ आप कहते हैं मुसलमानों के खिलाफ साजिश है, मुसलमानों के खिलाफ ये आरएसएस की साजिश है, ये बीजेपी की साजिश है, ये मुसलमान दुश्मनों की साजिश है। तो साजिश वाजिश किसी की नहीं है आनंद जी। साजिश ये है कि मुसलमान खुद अपने खिलाफ साजिश कर रहा है। जब आप दरवाजा खोलिएगा घर का तभी कोई आपके घर में आके बैठेगा। आपने अपने घर की औरत पर इतना जुल्म किया कि आपके घर की औरत कोर्ट के दरवाजे तक के चली गई, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के दरवाजे तक के चली गई। क्यों नहीं आपने उस वक्त मसाइल को हल किया? सवाल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड कहता है कि हम सामाजिक बहिष्कार करेंगे, तो आप किस चीज का सामाजिक बहिष्कार कीजिएगा? वो लखनऊ में आप सामाजिक बहिष्कार कीजिएगा, वो कानपुर चला जाएगा, वो इलाहाबाद चला जाएगा, वो बंबई चला जाएगा। ठीक है, लड़की तो लटकी रह जाएगी बीच में। ठीक है बालेश्वर जी, क्या राजनीति के लिए या फिर अपनी दुकान को चमकाने के लिए इतने संवेदनशील मुद्दों के ऊपर एक गलत परिभाषा सामने तय कर दी जाती है? आनंद जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये इस्लाम के नाम पर कुछ मुल्ला मौलवियों का और एक तरह से भारत के संविधान की भी अवहेलना है और महिलाओं के अधिकारों की भी अवहेलना है। और 3 तलाक के बाद जो एक और अमानवीय कृत्यों से महिलाओं को गुजरना पड़ता हलाला से, ये इस तरह के हैं जिनमें इस्लाम में जिनका कोई स्थान नहीं है। लेकिन पर्सनल लॉ के आधार पर वो बहुत सारी ऐसी चीजें जिनका कोई औचित्य नहीं है धर्म में, उन सबको पाले हुए हैं। और सच बात तो ये है कि ये इशू मुस्लिम महिलाओं के उठाने के कारण ही आया है। ये कोई राजनीतिक दलों ने नहीं उठाया। महिलाएं कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने एक बेंच स्थापित की है और वो सुनवाई करेगी। ये बहुत अच्छी बात है कि जो मौलाना बोल रहे हैं उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है जो इस्लाम में के मुल्ला मौलवियों के कारण जो बुराई आई है उन बुराइयों को अपने आप से दूर करें और समाज में सबको समानता दें। तो ये तो एक प्रशंसनीय बात होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि इस इशू पर हम राजनीति से ऊपर उठकर और महिलाओं के अधिकारों को ध्यान में रखकर फैसला लें। तो ये बहुत स्वागत योग्य बात होगी। कमलाकर जी, हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि भाई संविधान से ऊपर कोई पर्सनल लॉ नहीं है और फतवों को भी उन्होंने बिल्कुल नेस्तनाबूत बताया कि भाई उसका कोई अस्तित्व बहुत बेहतर नहीं है। अगर हम ये समझते हैं, एक वर्ग ये समझता है, जानता है कि भाई कुछ चीजें हैं, कुछ गलतियां हैं जिनको सही करने की जरूरत है, तो जब उनको सही करने की बारी आती है तो फिर तूफान कैसा उठता है? कोई तूफान नहीं है आनंद जी। सबसे पहले तो मैं बालेश्वर त्यागी जी जो कह रहे थे, मुझे इस दोहरे चरित्र पर हंसी आ रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने स्वयं अपनी पत्नी को बिना तलाक के बिना उसके छोड़ा हुआ है, वो गली गली भटक रही हैं, आरटीआई लगा रही हैं कि मेरा स्टेटस क्या है। कांग्रेस तो यशोदाबेन के साथ भी उनके हको हुकूक के लिए भी उसी तरह से खड़ी है जितनी आसिफा बेगम के लिए खड़ी है। एक चीज। दूसरी चीज आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरे प्रकरण में जो एग्रीव्ड पार्टी है अगर वो सामने आ रही है तो नोबडी इज अबव लॉ, ये तो डिफाइंड चीज है। लेकिन ये जो बात है कि संविधान से ये सम्मत नहीं है, ऐसा नहीं है आनंद जी। देखिए तमाम क्राइम्स भी होते हैं तो जुडिशरी को डिफाइन करना पड़ता है। कल्पेबल होमिसाइड है कि डायरेक्ट होमिसाइड है, मर्डर है, उसमें अंतर आता है। अनिच्छा से की हुई हत्या, अचानक हो गई हत्या और डेलिबरेटली अटेम्प्ट में अंतर है। उसी तरह से चीजों का दुरुपयोग हिंदू लॉ इनकॉर्पोरेट किया गया संविधान में ही। हम लोग लॉ में पढ़ते हैं, हिंदू लॉ भी पढ़ते हैं, मुस्लिम लॉ भी पढ़ते हैं। तो बेसिक चीज ये समझिए कि इसमें संविधान से इतर कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन अगर किसी चीज का दुरुपयोग हो रहा है, अब जैसे यासूब अब्बास साहब के जहां तक मेरी जानकारी है वो मुसलमानों के एक फैक्शन शिया बिरादरी को बिलोंग करते हैं। उनके यहां जहां तक मेरी जानकारी है
तीन तलाक जैसी चीज ही नहीं है, इसलिए वो उस पर मुखर होकर के बोल रहे हैं। लेकिन अगर वहीं पर आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सुन्नी जो तबका है उसको ले आएंगे तो वो अपने तर्क यही देगा कि अगर हमारे यहाँ की महिलाओं का आप रेफरेंडम करा लीजिए, इन एकाध चीजें तो कोई सॉलिटरी इंस्टेंसेस तो वो बताने लगेंगे कि हिंदुओं में भी तमाम तलाक, जितने तलाक के मुद्दे हिंदुओं में हैं उतने मुसलमानों में है ही नहीं है। तो तर्क ये सब हैं, लेकिन मेरा बेसिक ये मानना है कि सारे तर्कों से ऊपर उठ करके तलाक हुआ है नहीं हुआ है बात अलग है, कैसे दिया जा रहा है सवाल वहां पर एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि तीन तलाक की लीगल सेंसिटी पे बहस नहीं है। क्या ये तलाक सही है? बहस इस बात पर है, मैं इस चीज को डिफाइन करने वाला कोई नहीं होता। देखिए मैं यही कह रहा हूं कि इन चीजों आप इसको हिंदू और मुसलमान की तरफ ना घुमाइए। देखिए फिर मैं आपको बता रहा हूं, मैं इन चीजों में मैं किसी भी व्यक्ति के धार्मिक मामलों में इंटरफियरेंस का विरोधी हूं, अगर चाहे वो हिंदू या धार्मिक मैटर हो या मुसलमानों का मैटर हो। अगर उसमें कोई डिफाइनिंग अथॉरिटी है तो वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट है। हम और आप ये डिफाइन नहीं करते हैं। हम और ना कल को आप ये कहने लगे कि जो खतना जो आप ये कहने लगे कि जो खतना होता है वो गलत है, वो मासूम बच्चे जुबान कह नहीं सकते, आप ह्यूमन राइट में उसको ले आइए। कल को यादव लोग जो कड़ाहा पूजन करते हैं, गरम खीर से स्नान करते हैं, आप उसको ले आइए। ये चीजें नहीं है। देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि इस हिंदुस्तान में या तो कोई व्यक्ति अपने पर्सनल लॉ से गवर्न हो रहा है, या तो फिर जो संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्मित किया है उससे गवर्न हो रहा है, उसको डिफाइन करने वाली अथॉरिटी जुडिशरी है। हम लेकिन सरकारें जो हैं वो मुख्य मुद्दों से ध्यान हटा करके इस तरह के इश्यूज पर ले जाती हैं। कुमार जी, जो यहाँ पर चीजें सामने आई यासूब साहब के द्वारा और कमलाकर जी के द्वारा कि भाई हिंदू लॉ में ये है, मुस्लिम लॉ में ये है, तो फिर हम सिर्फ संविधान का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर सामने आता है तो बेहतर प्रस्तावना रहेगी उस चीज की। देखिए आनंद, कोई भी निजी कानून संविधान से ऊपर नहीं हो सकता, चाहे वो हिंदू कानून बनाओ, मुस्लिम पर्सनल लॉ। और हिंदू कानून में कहीं ये नहीं है कि पंचायत ने अगर तलाक दे दिया है तो कोर्ट उसको मान लेगा। वैलिड है, मैं आपको बता रहा हूँ वैलिड है। अगर पंचायत के द्वारा तलाक किया गया मैं आपको बता दूं, बहुत से मुकदमे जाटों की पंचायत में वो कमलाकर जी, खाप पंचायतों की भी वैलिडिटी है। खाप पंचायतों ने जो गलत निर्णय दिए हैं अजय भाई, उन्हीं पे बहस होती है। मैंने फिर आपसे कहा कि क्रिमिनल ऑफेंस अगर कोई होगा तो उस पे बहस होगी। अगर उस निर्णय को चैलेंज करना चाहता है तो वो भी होगा। कमलाकर जी अपना जवाब दीजिएगा, पहले उनकी बात सुन लीजिए। कहीं कहीं पंचायत में होता कि इसको 20 जूतों की सजा दे दी जाए, क्या वो संविधान जायज है? तो मैं ये कह रहा हूँ कि पंचायतों का, बहुत से पंचायतों में इसका मुंह काला करके घोड़े पे बिठा के घुमा दीजिए, क्या वो जायज है? खाप पंचायतों में किस तरीके से छोटे छोटे बच्चियों के विवाह तक की स्थिति आती है, वो कहीं हमारे संविधान में जायज नहीं है। तो चाहे हिंदू वो ने कोई एक अपना कानून बना लो या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कोई भी चीज संविधान से ऊपर नहीं है। इस देश का संविधान और जो कानून हमारे आईपीसी, सीआरपीसी जो भी बने उसमें सारी चीजें समाहित है। और जहां अत्याचार के मामले होते, जहां उत्पीड़न के मामले होते, महिला उत्पीड़न के मामले होते, मानव अधिकार है, महिला आयोग है, तमाम जगह बनी हुई, अब वहां पर सुनवाई। इसीलिए 3 तलाक की जहां बात आती है वहां महिलाएं भी, मुस्लिम महिलाओं में भी इस बात का दुख है। अब हमारे यहाँ सती प्रथा था, खत्म किया गया, क्यों नहीं हुआ? बुरी चीजें थी, सती प्रथा खत्म की गई वो प्रथा। तो प्रथा खत्म की जा सकती है, संविधान में अंकित चीजें संविधान के अनुसार से चलती। साथ ही पहले एक सवाल और सर अजय जी खड़ा होता है कि क्या पर्सनल लॉज की जरूरत है हम लोगों को? निश्चित रूप से कोई आवश्यकता पर्सनल लॉ बोर्ड की नहीं है। जब हमारा संविधान है तो संविधान ही सर्वोपरि है। संविधान से बढ़ के कोई भी व्यक्तिगत लॉ, व्यक्तिगत कानून संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। केसी जैन, आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्या वाकई में पर्सनल लॉ की जरूरत है हम लोगों को? उसके बाद मैं यासूब साहब से जानूंगा इस बारे में। देखिए यासूब अब्बास साहब ने जो बातें रखी
बहुत तर्कपूर्ण बातें रखी और हमें लगता है कि तमाम सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां पे हमें सपा, भाजपा, कांग्रेस, बसपा इन चीजों को छोड़ देना चाहिए। ये जो मुद्दा है, मुद्दा हिंदू और मुस्लिम का नहीं है, मुद्दा जो 3 तलाक का है ये कुल मिलाकर के महिलाओं से अधिकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसमें मुस्लिम महिलाएं स्वयं कोर्ट के दरवाजे पर गई। तो जब वो स्वयं प्रताड़ित है और वो स्वयं कोर्ट के दरवाजे पर गई, कोर्ट उसके आधार पर निर्णय दे रहा है। कोर्ट ने इतनी बड़ी टिप्पणी कर दी कि आप कोई समाज कैसे सभ्य हो सकता है जो समाज महिलाओं का सम्मान न करे। हमें लगता है इससे बड़ी और टिप्पणी कोर्ट की क्या हो सकती है, इससे बड़ा डंडा और कोर्ट का क्या चल सकता है। हमें लगता है बहुत बड़ी टिप्पणी कोर्ट ने की है कि ये कह दिया सीधे सीधे कि वो समाज सभ्य समाज नहीं है। सवाल मेरा सर अलग था, सवाल मेरा ये था कि क्या पर्सनल लॉ की हमको जरूरत है, पर्सनल लॉ बोर्ड भी बना दें, क्या उनकी जरूरत है आज के समाज में? पर्सनल देखिए, नहीं देखिए अनंत जी, अगर कोई रीति रिवाज से चीजें संबंधित हैं और उसको पर्सनल लॉ के हिसाब से लागू करते हैं कि भाई मस्जिद में कौन जाएगा, नमाज कौन पढ़ाएगा और अगर किसी का इंतकाल हो जाता है उस नमाज को कौन पढ़ाए, वो चीजें अलग है, वो चीजें पर्सनल लॉ के हिसाब से लागू कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे संविधान से जुड़ी हुई चीजें हैं, जहाँ पे सीआरपीसी आईपीसी लागू होता है, वहाँ पे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की किसी जैन साहब धर्म और कानून को मिक्स कर रहे हैं। धर्म अलग है, धर्म अलग है, कानून अलग है। हाँ वही चीज, रीत रिवाज के हिसाब से अगर उसको अगर कहीं पे पर्सनल लॉ जो हमारे संविधान में बाधक बनता है वहां पे तो पर्सनल लॉ लागू नहीं होगा। लेकिन पर्सनल लॉ अगर इनके रीति रिवाजों को आगे चलाए रखने के लिए और धार्मिक कार्यों के लिए है तो उसमें हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं है। लोकतंत्र हमारे पास है कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता दी जाती है, मूल अधिकार में इंक्लूड है। सवाल सिर्फ ये था कि पर्सनल लॉ की जरूरत है कि नहीं है, रीति रिवाजों के ऊपर सवाल नहीं है। यासुफ अब्बास साहब, और उसी आधार पर कोर्ट ने निर्णय दिया है। यासुफ अब्बास साहब, जरूरत क्या है पर्सनल लॉस की हम लोगों को? भाई आनंद जी, पर्सनल लॉ बोर्ड की ज़रूरत ये है कि जो आपके पर्सनल लॉ हैं, जो आपके धार्मिक चीज़ें हैं जी, उसके अंदर किसी की दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मगर यह है कि आप कानून जो है वो हमारा, संविधान जो है वो हमारा, वो सर्वोपरि है। यानी ये बात भी नहीं है कि हमारे संविधान से ऊपर कोई चीज़ है, संविधान से ऊपर कोई चीज़ नहीं है आनंद जी। मगर पर्सनल लॉ की ज़रूरत इस बात की है कि अगर से आपके पर्सनल लॉ के अंदर कोई मुदाखलत होती है तो उसके अंदर कम से कम आप आवाज़ उठा सकते हैं, आप मीटिंग करके आप अपना मसला समझा सकते हैं। और अगर से वो मसला सही है, जायज़ है, तो समझ में भी आता है। संविधान के सुनिश्चित किया गया है ना कि आपको अपनी धार्मिक स्वतंत्रता आपके पास है, रीति रिवाज अपने हिसाब से रख सकते हैं, आजाद है हर इंसान हिंदुस्तान का। तो धर्म तो वहां, धर्म का तो आप सब चीज करेंगे वहां पर। हाँ, बेशक भारत के संविधान के अंदर सबको धार्मिक राइट दिए गए हैं, रीति रिवाज के, और उस राइट का सब इस्तेमाल भी कर रहे हैं भारत के अंदर। जिस अच्छी तरीके से इंसान अपने धार्मिक तो फिर लॉ की जरूरत क्या है सर? वही तो मैं कह रहा हूँ, शायद कोई ऐसा मुल्क नहीं है। सवाल तो सर वही है, फिर लॉ की जरूरत क्या है? बहुत से देखिए मसाइल होते हैं आनंद जी, बहुत से मसाइल होते हैं, बहुत से मसाइल होते हैं। उनको उठाना होता है, उसको हुकूमत तक पहुंचाना होता है, अपनी कौम तक के पहुंचाना होता है। तो एक प्लेटफॉर्म आपके पास होना चाहिए, उस प्लेटफॉर्म के जरिए से आप अपने उस इश्यूज को उठा के सरकार के कानों तक के, अपनी आवाम के कानों तक के आप पहुंचा सकते हैं कि इसके अंदर हमारा पर्सनल लॉ ये कहता है, इसके अंदर हमारा धर्म ये कहता है, हमारा मजहब ये कहता है। मगर इससे ये नहीं है कि कानून से ऊपर है कोई चीज, कानून से ऊपर कोई चीज नहीं है। ठीक है, कमलाकर जी आप कुछ कहना चाहते थे इस मामले में? मैं ये कहना चाह रहा था आनंद भाई कि ये बातें बेमानी इसलिए मुझे लगती हैं कि या तो आप कॉमन सिविक कोड पे बहस चला लीजिए, बिल्कुल ठीक है, कॉमन सिविक कोड पे जिनको आपत्तियां होंगी वो अपनी दर्ज कराएंगे। जब देश के बार बार ये हो रहा है संविधान ऊपर है, कौन कह रहा है संविधान ऊपर नहीं है? संविधान ऊपर रहा है, शुरू से रहा है। संविधान का उल्लंघन लोगों ने किया है, जैसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है आपको, लेकिन तमाम जगहों पर जो दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, उसमें धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन किया गया है। ठीक है, आप किस तरीके से रहेंगे? अब जो पर्सनल लॉज की जरूरतों की बात आप कर रहे थे, अब जैसे हिंदू लॉ में कोई भी संतान जो पैदा होती है एक जॉइंट हिंदू फैमिली में, वो पैदा होने के साथ ही इनहेरिट कर लेती है, जो खानदानी प्रॉपर्टी है उसमें उसका एक हिस्सा डिफाइंड है और सबका हिस्सा बराबर डिफाइंड है। वहीं पर
मुस्लिम पर्सनल लॉ में जब तक पिता जिंदा है तब तक वो अपनी संपत्ति, चाहे वो पैतृक हो या स्व अर्जित हो, वो किसी को भी दे सकता है। और उसकी मृत्यु के बाद अलग अलग डिफाइंड है कि 20% या 17% पत्नी को मिलेगा, कितना भाई को मिलेगा, कितना बच्चे को मिलेगा, कितना लड़की को मिलेगा, ये सारी चीजें उसमें डिफाइंड हैं। ठीक है, इस तरह से जो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पर्सनल लॉ से गवर्न हो रही हैं। तो या तो एक कॉमन सिविक कोड की बात कर लीजिए, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है जी। वो जिन लोगों को आपत्तियां होंगी वो दर्ज कराएंगे, उनपे जो संविधान निर्माता है, जो पार्लियामेंट है या स्टेट असेंबली है, उस पे बहस होगी और जो चीजें उभर के आएंगी वो सामने आएंगी। लेकिन ये बात करना एकदम बेमानी है। क्योंकि हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ ये दोनों संविधान का हिस्सा हैं, इनकॉर्पोरेट किए गए हैं, इसलिए उनको डिफाइन करने में, उनको एग्जीक्यूट करने में जो वर्जन हो सकता है वही हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रही है। उसने सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ये टिप्पणी नहीं की कि 3 तलाक नाजायज है। उन्होंने कहा कि जो तरीका है 3 तलाक की लीगल सैंक्टिटी पे बहस नहीं है, लेकिन जो तरीके जिस तरीके से किए जा रहे हैं, हाँ, और जो तरीका भी है, जो तरीका है वो मेरी जानकारी के हिसाब से तो तरीका शरीयत में कहीं लिखा भी नहीं हुआ है उस तरीके से। 3 तलाक अलग अलग दिया जाता है, लेकिन उसका इस्तेमाल गलत तरीके से उसका किया जा रहा है। बालेश्वर जी अपनी बात आप रखिए, कुछ कहना चाह रहे हैं। ये जो पर्सनल लॉ की बात आप कह रहे हैं जी, पर्सनल लॉ का उपयोग वोटों के लिए, राजनीति के लिए होता रहा है जी। राजीव गांधी जी ने पर्सनल लॉ के नाम पर 70-80 साल की महिला जीवन भर लड़ती रही साहबानों, उसको जो कोर्ट से मिला था प्रतिपूर्ति का, उसका कानून बदल दिया। ये राजीव गांधी जी ने नहीं बदल दिया, देश की पार्लियामेंट ने बदला है। बालेश्वर त्यागी जी, कांग्रेस ने बदला है। ये आपको ये जरूर कह सकते हैं कि मोदी जी एक दिन सो करके उठे और नोट बदल दिए, लेकिन राजीव गांधी संविधान अगर चेंज हुआ है तो वो पार्लियामेंट के फ्लोर पे चेंज हुआ है, लेकिन पार्लियामेंट के फ्लोर पे हुआ है और उसमें सारी पार्टियों के लिए, तमाम विरोधों के बावजूद जो चीजें पास होती है वो पास होती है। सदैव उपयोग किया जाता है राजनीति के लिए आप लोग करते हैं। इसीलिए जब भगवान कही जाती है कि आपने राजनीति की चीज बनाया। कमलाकर जी, हर चीज को सर, हर चीज को राजनीतिक बहस सर हम लोग नहीं बनाते हैं। कोर्ट का डिसीजन आने के बाद भी जिस तरीके से उमा भारती से लेकर के सारे लोग अभी तक संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं और सीना ठोक के कह रहे हैं, वो शुद्ध रूप से ये बताता है कि राजनीति किसने की है, धर्म के नाम पर। सारा देश जान रहा है, ये सारा देश जान रहा है। सर हम लोग राजनीतिक बहस में नहीं फंसते हैं। कमलाकर जी, बालेश्वर जी, आप दोनों से सर मेरी दरख्वास्त है, राजनीतिक बहस में हम लोग नहीं फंसते हैं। एफिडेविट देकर के पूरे देश और कमलाकर जी, आज का जो मुद्दा सर है उसी मुद्दे पर रहते हैं, चर्चा से सर हम डेविएट नहीं होते हैं। अजय जी आपके पास में हूं। कॉमन सिविल कोड की जो बात की है कमला जी करने जी कहा है कि आप वही लागू कर दीजिए, ना पर्सनल लॉ होंगे, ना ऐसी चीजें सामने आएंगी, एक रूप से एक लॉ के साथ पूरा भारत गवर्न होगा। क्या बेहतर समाज हम तब नहीं बना पाएंगे? देखिए आनंद, रीत रिवाज अलग चीज है। हिंदुओं में भी एक रीत रिवाज है, बिल्कुल वो रीत रिवाज है करना होगा कि रीत रिवाज अलग है और कानून अलग है। कन्या निश्चित रूप से रीत रिवाज अलग है, कानून अलग है। रीत रिवाज इसलिए अलग है, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। शादी ब्याह में कन्या पक्ष कुछ न कुछ अपनी कन्या को भेंट करता है, उसको आप चाहे दहेज कह लें, लेकिन वही अगर दबाव में हो तो उसके ऊपर दहेज एक्ट लग जाएगा, वो कानूनी हो जाएगा। तो हर चीज, अब जिस तरह से पर्सनल लॉ रीत रिवाज से अलग है, रीत रिवाज हर धर्म में है, हर धर्म के रीत रिवाज है। हम मंदिर में जाएंगे, किस तरह से पूजा करेंगे, शादी हर समाज ढंग से करेंगे या कोर्ट में करेंगे, ये सारी चीजें रीत रिवाज में। लेकिन रीत रिवाज में दहेज लेना और जुर्म है, कानूनन जुर्म है, ड्रावरी एक्ट के तहत है, लेकिन लोग श्रद्धा से जो देते हैं उसको दहेज न मान के
कन्या को दिया गया उपहार मानते हैं। तो हर एक चीज की अपनी अपनी परिभाषा है, लेकिन 3 तलाक के मुद्दे पर जो कोर्ट ने स्टैंड लिया है, हम समझते हैं वो ठीक है, सही है। कोई भी लॉ या कोई भी पर्सनल लॉ, निजी कानून संविधान से ऊपर नहीं हो सकता है। चाहे वो पंचायतें ही कोई कानून अपना बना ले, जो ग्राम पंचायतें या खाप पंचायतें वो कोई कानून बना ले, तो वो कानून संविधान से ऊपर या देश के कानून से ऊपर नहीं हो सकता। जी ठीक है यासूब अब्बास साहब, ये कहा गया है कोर्ट की तरफ से कि भाई जहां पर महिलाओं को सम्मान ना मिले उसे सिविलाइज कैसे कहा जा सकता है। तो जब उसी चीज पर सवाल उठा दिया गया तो फिर अब कैसे बदलाव होगा, बदलाव कब होगा? जो आप खुद कह रहे हैं कि भाई अलग अलग पर्सनल लॉ बोर्ड बना दिए गए हैं, ये लोग जो हैं चीजों को गलत तरीके से पेश करते हैं, तो सही चीजें कैसे होंगी? आनंद जी, महिलाओं को सम्मान ऐसे ही मिलेगा कि एक मजलिस में 3 तलाक को खत्म किया जाए। जब तक एक मजलिस में 3 तलाक को खत्म नहीं किया जाएगा, महिलाओं को सम्मान नहीं मिलेगा। जी आज क्या वजह है कि औरत तो की जिंदगी के सर के ऊपर तलवार लटकी हुई है? वो तो कहीं कायदे में है ही नहीं, लोग गलत इस्तेमाल उसका करते हैं। जी, वो तो आप कह रहे हैं कि वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है कि एक ही बार में 3 तलाक दिए जाए, वो तो लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल हो रहा है पूरी तरीके से, औरतें सामने आ रही है। यही तो सर बेडम्बना आप है। अपने चैनल पर बिठा रहे हैं। बिल्कुल। तो सवाल है कि आप अपने चैनल पर बिठा रहे हैं। हाँ। सरेआम कौन झूठ बोल सकता है? बिल्कुल। आपके चैनल पर आ रही है, सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ रही है, प्रिंट मीडिया में आ रही है। औरतों के ऊपर जुल्म हो रहा है, जाती हो रही है। आप खाली एक मीटिंग करके कहते हैं हम सामाजिक बहिष्कार करेंगे। व्हाट इज दिस? आपके खाने में नमक तेज हो गया, आपने कहा तलाक तलाक तलाक। आपके यहाँ 4 मेहमान आए, आपकी उनकी वो जरूरत पूरी नहीं हुई जो आप चाहते थे, आपने कहा तलाक तलाक तलाक। आप नशे की हालत में आए, आपने कहा तलाक तलाक तलाक। कोई आपको दूसरी लड़की पसंद आ गई, आपने व्हाट्सएप पर तलाक 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 कह दिया। ये क्या है? ये मजहब का तमाशा तो बना सर के रख दिया कुरीतियां है आप दूर, लोगों ने। यासूब अब्बास साहब धर्मगुरु हैं, कोई चाहे कोई भी धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, कुरीतियों को कैसे दूर किया जा सकता है? कुरीतियों को ऐसे दूर किया जा सकता है आनंद जी कि इसके लिए बाकायदा एक सख्त कानून बनना चाहिए। सर फिर आप ऑल इंडिया यासूब शिया अब्बास साहब, मसला बोर्ड कुछ और बार-बार पहले ये आपने बात कहा कह था रहा कि फिर है। ऐसा कोई हस्तक्षेप होगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये भी अभी आपने कहा। तो सर बिना हस्तक्षेप किए बिना बदलाव कैसे होगा? देखिए, मैं ट्रिपल तलाक के ऊपर ट्रिपल तलाक की बात कर रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, आपका टॉपिक है ट्रिपल तलाक, जो आपका टॉपिक है मैं उस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ। आनंद जी, एक ऐसा सख्त कानून बनना चाहिए है कि बच्चियों की जिंदगियां बचना चाहिए। एक बच्ची पर जुल्म हो रहा हो या 1000 बच्ची पर जुल्म हो रहा हो, लोग घुमा के कहते हैं आप इसका परसेंटेज देखिए, उसका परसेंटेज देखिए, इसका रेशियो ज्यादा है, उसका रेशियो कम है। मैं रेशियो देखने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं एनालिसिस नहीं हूँ कि एनालिसिस करूँ। सवाल ये है कि किसके घर की औरत निकल के जा रही है, किसके घर की औरत अदालत में जा रही है, किसके घर की औरत प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के दरवाजे पर जा रही है। जब आपके घर की औरत जा रही है तो इसका मतलब आपके अंदर कोई कमी है। उस कमी को आपको दूर करना पड़ेगा और वो कमी ऐसे ही दूर होगी कि आपको एक मजलिस में 3 तलाक खत्म करना पड़ेगी। ठीक है अजय जी, आपके पास मैं आऊंगा। बहुत संक्षेप में समझना चाहूंगा कि न सिर्फ ट्रिपल तलाक बल्कि ऐसी कई चीजें हैं जिनका बेजा इस्तेमाल किया जाता है। मसलन फतवों को अगर आप लीजिए तो किसी भी बात पर वो बात सार्थक हो गलत हो, हर बात पर फतवा जारी कर दिया जाता है, अजीब अजीब फतवे जारी कर दिए जाते हैं। तो हर चीज का जो बेजा इस्तेमाल यहाँ पर होता है उसको कैसे रोकेंगे? देखिए, फतवा तो मैंने सुना है कि इलेक्शन में वोट देने के लिए भी फतवा जारी किया जाता रहा है। तो फतवा किस तरह से क्या है मैं आज तक नहीं समझ पाया। फतवा आप अपने लोगों में जारी कर सकते हैं, अपने रीति रिवाज पालन करने के लिए जारी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा फतवा जो हमने ये भी सुना कि इलेक्शन में फतवा जारी किया जाता है कि अमुक पार्टी को वोट दें, तो ये सारी चीजें। लेकिन हाँ, देश का संविधान, देश का कानून सर्वोप्रिय है और कोई भी पंचायत या और पर्सनल लॉ संविधान से ऊपर नहीं हो सकते। मैं तो यही समझता हूँ। और इसमें सख्त कानून क्या, अपने लोगों के बीच में अगर एक कानून बना ले, अपने समाज के बीच में एक कानून बना ले, एक नियम बना ले, उसका पालन करे, तो मैं समझता हूँ इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और जैसे हमारे मुस्लिम धर्मगुरु अयूब साहब ने कहा है, बात साहब ने,
बहुत सही, उनकी सारी बातों, अब्बास साहब की सारी बातों से सहमत हूँ और बहुत खुल करके उन्होंने आपके इस चैनल पर कहा है और उनका मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उनकी इज्जत करता हूँ कि उन्होंने अपने सारे मसाइल जो हैं खोल करके रखे, संविधान की बात की है और वो संविधान के बारे में जो उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है, हम अपनी ओर से उनको बहुत बहुत ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी आपका हम तो जुड़ने के लिए और बेहतर चर्चा को बनाने के लिए। कमलाकर जी आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि अभी यासूब अब्बास साहब ने एक बात कही जिसपे मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि एक मजलिस में 3 तलाक का प्रावधान खत्म किया जाए। हाँ। मैं तो ये मानता हूं कि एक तरफा तलाक का ही प्रावधान खत्म होना चाहिए। क्यों लड़की को ये राइट नहीं है कि वो अपने तलाक के लिए आवाज उठा सके? क्यों मुस्लिम, अगर आपको खत्म करना है तो एक मजलिस नहीं, किसी भी तीनों किसी भी स्थिति में मसला बोलने मॉडल निकाहनामा अपना पेश किया जी, अपना मॉडल निकाहनामा पेश करके लड़की को राइट ऑफ डाइवोर्स दिया है। राइट ऑफ डाइवोर्स शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिया है ना, डाइवोर्स लड़की को दिया है। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिया है, सुन्नी पर्सनल लॉ बोर्ड ने नहीं दिया है। दिया है तो आप बता दीजिए मुझे। आप सुन्नी पर्सनल बोर्ड से कहिए, मैं तो खुद निकाहनामा, यही तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि हम तो ये मानते हैं कि ये तो औरतों के अधिकार का पूर्णतया हनन है। चाहे वो बार बार मैं कहूंगा, चाहे वो यशोदाबेन हो जिनको बिना तलाक दिए, बिना किसी उसके जो है वो छोड़ दिया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, चाहे वो कोई मुस्लिम महिला हो जिसको एक तरफा तलाक दिया जा रहा है, उसमें 3 तलाक की कहां बात आ रही है? एक तरफा तलाक ही गलत है। चीज तो यहां पर यह है कि हमारा जो राइट है, अगर हम किसी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं तो कौन सा धर्म इस बात को ये कहता है कि भाई एक तरफा तलाक आप दे दीजिए, हमारी कोई बात ही ना सुने जाए? या अगर मुझे अपने पति से तलाक चाहिए तो मुझे कोई राइट नहीं है उस तलाक को लेने का? तो ये बहस तो बेसिक मुद्दा तो ये है। आप 3 तलाक की लीगल सैंक्टिटी क्यों फिर डिफाइन कर रहे हैं? फिर सारी चीजों को खत्म कर दीजिए। और सबसे बेहतर तरीका यह होगा आनंद जी कि इस देश में इन चीजों पर राजनीति न होकर के, अगर आपको लाना है कॉमन सिविक कोड की बात, भारतीय जनता पार्टी बहुत शुरू से कर रही है, धारा 370 हटाने की बात कर रही है, क्यों नहीं लेकर के आती है? आप कश्मीर में भी पावर में हैं, केंद्र में भी पावर में हैं, लेकिन आप लेकर के नहीं आते हैं। चरित्र कल्याण सिंह कोर्ट को एफिडेविट देकर के देश को दंगे की आग में झोंकते हैं। ये बात हो रही है ट्रिपल तलाक की, कर्माकर जी बात कर रहे हैं कल्याण सिंह के एफिडेविट की। आपने देश के सांप्रदायिक झगड़ों में आपने झोंका है कांग्रेस ने, हमने नहीं। अलग आरोप प्रत्यारोप हो जाते हैं। आपने राजनीति की है, पीठ में छुरा धोखा है। आज भी आपके पेट में दर्द है ट्रिपल तलाक को लेकर। आज मुस्लिम महिलाएं गई है, हमने फैसला आएगा, हमें किस बात का दर्द है? नहीं सर, चर्चा हमारी अलग डायरेक्शन में जा रही है। सर वक्त हमारे पास इतना ही था, वक्त इजाजत नहीं देता चर्चा आगे बढ़ाने के लिए। बहरहाल ठीक है, कमलाकर जी, बालेश्वर जी, सर बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का चर्चा में शामिल होने के और सर चर्चा को बेहतर बनाने के लिए। और फिलहाल लोकतंत्र में सिर्फ इतना है।